सावधान, संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जाना पड़ेगा 3 माह का सिविल कारावास। रूल 41 आज का यही हमारा वीडियो का टाइटल है। आदेश 21 आपने सुना होगा, ये एग्जीक्यूशन से संबंधित है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, और इसमें कुल 140 उपनियम दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी धारा है और इसमें एग्जीक्यूशन से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है आदेश 21 नियम 41, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो नियम है आदेश 41 जो है, इसका उपनियम 2 और उपनियम 3। आदेश 41 का आदेश 21 नियम 41 का उपनियम 2 और उपनियम 3। इसमें उपनियम 2 में बताया गया है कि यदि डिक्रीधारी न्यायालय में आवेदन करता है कि निर्णित ऋणी की संपत्ति का, जो भी उसके पास चल अचल जो भी संपत्ति है, उसका शपथ पत्र पर वो न्यायालय में स्पष्टीकरण दे, प्रकट करे, तो उसमें न्यायालय आदेश करेगा। और इसी के उपनियम 3 में बताया गया है कि यदि वो इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तब उसे न्यायालय 3 माह तक सिविल कारागार में भेज सकेगा, जब तक वो उसमें रहेगा, जब तक इस बीच न्यायालय उसको बाहर निकलने का आदेश ना कर दे। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें फॉर्म 16A अपेंडिक्स भरवाया जाएगा, उससे वो प्रारूप भी सीपीसी में दिया गया, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसको जो है कि सिविल कारागार में भेजने के लिए आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, उस आवेदन की ड्राफ्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। ये धन के संबंध में जो डिक्रियों का एग्जीक्यूशन होता है, ये प्रावधान उस पर लागू होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बुक में जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा से भी परिचित करा देता हूं। ये जो प्रोफार्मा है आप देख रहे हैं सर, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इसके आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुल 3 उपनियम दिए गए हैं, जिसमें 2 और 3, 2 में शपथ पत्र प्रकट करने के बारे में बताया गया, प्रस्तुत करने के, और 3 में सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया। तो मैं सबसे पहले आपको उपनियम 2 को पढ़ के बता देता हूं और इसकी सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आगे की जानकारी सरल उदाहरणों की मैं उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से आपको दूंगा। पहले मैं सर बुक में जो डेफिनेशन है आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो धन के संबंध में जो डिक्री होती है उसकी वसूली करने में हमें सालों लग जाते हैं सर। और सालों लगने के बाद फिर परेशान होके या तो डिक्रीधारी चुप होके घर बैठ जाता है या निर्णित ऋणी मर ही जाता है। और पता लग रहा है कि यदि हाई कोर्ट में अपील चली गई तो वहां पे कई साल हो गए और वो इसी प्रकार से वहां पे अगर है तो उससे कहीं ना कहीं न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति केस तो जीत जाता है, लेकिन केस जीतने के बाद सबसे बड़ी जंग उसकी तभी मानी जाती है, जीत उसमें जंग में, जब वो उस पैसे की वसूली कर ले। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे ही एक प्रकरण में तकरीबन 2014 में फैसला हुआ था। अब 2025 चल रहा है सर, आप समझ ले तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उसमें। उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाया था सर डिग्री का। बार बार हमारे द्वारा तलबाने पेश किए गए, आदेश 21 नियम 37 का भी आवेदन पेश कर दिया कि इसको नोटिस जारी किया जाए। न्यायालय ने उसमें नोटिस भी जारी कर दिया कि इसको क्यों ना जेल भेजा जाए, कारण बताएं। और उसके बाद हम न्यायालय ने आदेश किया तो जेल अधिकारी महोदय से खर्चा मंगा के 5,400 रुपये हमने डिग्रीधारी की तरफ से न्यायालय में भी जमा करा दिए, रसीद भी जमा करा दी, उसका वारंट भी जारी हो गया, उसको पकड़ के एक बार लेके भी आया गया, उसके भाई के द्वारा उसकी जमानत दे दी गई। जमानत देने के बाद उसको फिर छोड़ दिया गया मौका एक देने के लिए। उसके बाद वो जो रफू चक्कर हुआ तो फिर आया ही नहीं। शुरू शुरू में आया वो, एग्जीक्यूशन को 9 साल हो गए थे सर पेंडिंग रहते रहते। शुरू शुरू में वो 1 साल 3 साल आया, उसके बाद जो भागा तो वो फिर आया ही नहीं। वो जैसे ही न्यायालय के जो कर्मचारी जाते पकड़ने, वो उसके घर के पीछे जंगल था, वहां से कूद के जंगल में भाग जाता, कभी रिश्तेदारी में चला जाता। उसके भी मुखबिर उसने कोर्ट में लगा रखे थे कि इसमें कब क्या हो रहा है मुझे जानकारी आप देते रहना। तो इस प्रकार से वो एग्जीक्यूशन में सर काफी दिक्कत गई। हालांकि फिर जज साहब ने उसमें आदेश किया और आखिर में फिर उसके कोई रिलेटिव्स को लेके आए। फिर अब वो 9,50,000 रुपए की समथिंग की वो एग्जीक्यूशन थी सर। लेकिन मामला ये था कि ना तो उसके पास कोई संपत्ति प्राप्त हो रही थी, वो उसके द्वारा जो है कि उसकी संपत्ति किसी अन्य के नाम से खरीद ली गई थी। जिस गांव का निवासी था उस गांव की संपत्ति को बेच के दूसरे गांव में वो चला गया था और वहां पे संपत्ति अन्य लोगों के नाम खरीदी थी। वहां से भी डिक्रीधारी को संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ था। 9 साल में उसके द्वारा कोशिश भी की गई थी। और 5 एकड़ से अगर कम भूमि है तो डिक्री के निष्पादन में उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में भी जैसे प्रावधान दिए गए, कानून में प्रावधान दिए गए। अब उसके पास क्या स्थिति बनती है, अब उसको जेल भी भेजा जाता तो क्या स्थिति बनती।
ऐसी स्थिति में जज साहब ने मुझसे भी कहा कि वकील साहब जो मूल है उसी में राजीनामा अगर पक्षकार कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मूल में सर आप मुश्किल से 3,17,000 के समथिंग वो मूल राशि थी वो। अब 9.5 लाख रुपए भी न्यायालय के इंटरेस्ट से ही हुए थे। वो जो 6% वार्षिक न्यायालय आदेश करता है उसको जोड़ के, और उसके द्वारा जो कोर्ट फीस भरी गई थी, और वो जो सादे कागज पर लिखा गया था, तो कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत उसको जुर्माना राशि जमा करके वो लाया था रसीद साथ में लगाकर, तब जाके वो एविडेंस में ग्राह्य हुई थी, क्योंकि वो सादे कागज पर लिखी गई थी, सादे सिंपल कागज पे गांव में बैठ के, कि जब तक वो उचित स्टाम्प ड्यूटी से स्टाम्पित नहीं होगी उसको एविडेंस में ग्राह्य नहीं किया जाएगा। तो उसको एविडेंस के स्तर पर आने से पहला ही हमारे द्वारा धारा 35 का आवेदन लगा के न्यायालय से अनुमति लेके कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में जाके उसको हमने उचित स्टाम्प राशि से स्टाम्पित करवाया था। वो सारा शुल्क जो उसका था 35-40 हजार, वो तमाम शुल्क न्यायालय के द्वारा जोड़ के फिर 9.5 लाख हो गए थे। अब माननीय न्यायालय का भी यही कहना था कि अब इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, अगर इसको जेल भी भेज दिया। फिर आखिर में दोनों पक्ष को बैठाया गया, बातचीत की गई। इधर माननीय न्यायालय के ऊपर भी दबाव था कहीं ना कहीं, 9 साल से इजरा पेंडिंग थी, वसूली नहीं हो रही थी। वो भी कह रहे थे कि वकील साहब मैं इस इजरा को खारिज कर दूंगा। मैंने निवेदन किया कि सर आप इजरा को खारिज ना करें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम निरंतर तलवाने पेश कर रहे हैं और न्यायालय से वारंट जारी हो रहा है और वो भाग भाग के बच रहा है। अब इसमें हमारी अगर कोई त्रुटि हो, जो आदेश 21 में जो प्रावधान बताए गए हैं कि यदि हमने तलवाना पेश नहीं किया, हम उपस्थित नहीं हुए, तो मान भी लिया जाए। मगर तो न्यायालय का यही था कि वकील साहब अगर नहीं होगी तो हम निरस्त कर देंगे, और वरना आपको जो है कि आपको जो भी उचित लगे आप पक्षकार दोनों को बैठ के बात करा दें। दोनों पक्षकार को बिठाया गया, मेरे पक्षकार से भी बात की गई। 3.5 लाख रुपए में सर उसका फिर राजीनामा हुआ, 3,50,000 में। 9,50,000 की डिग्री, 2014 का जजमेंट, 9-10 साल उसका एग्जीक्यूशन में समय लगा, और 3.5 लाख रुपए में उनके बीच में राजीनामा हुआ। अब ये पक्षकारों के भाग्य मान लो या हालात मान लो आप, या परिस्थिति मान लो, जो भी हो, क्योंकि अगर वो जो सामने वाला जो निर्णित ऋणी था, यदि उसके पास जमीन जायदाद होती, संपत्ति होती, तो फिर भी न्यायालय के द्वारा कुर्क करके संपत्ति की वसूली करवा दी जाती है। लेकिन अब उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है जिसको न्यायालय की सीमा में वो आए और उसको न्यायालय कुर्क करवाए। आप यदि उसको जेल भी भेज देंगे तो 3 माह जेल में भी रह के आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे साहब इसमें? तो 3.5 लाख रुपए में सर उसका राजीनामा हुआ। तो ये एक शिक्षा तो ये मिल गई, जीती जागती शिक्षाएं मिल गई कि या तो आप किसी को सर ऋण दो ही ना, उधार ही मत दो, आप सबसे बेहतर है। और यदि उधार देते हो तो पहले आप उसकी संपत्ति की जांच कर लो। 5 एकड़ से ऊपर उसके पास या तो खेती की जमीन है, या उसके पास प्रॉपर्टी है, मकान है, वो अच्छा पैसे वाला है, ताकि यदि न्यायालय से आप केस जीत गए तो इस प्रकार की परिस्थिति का तो सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया कि 2014, अब मतलब आप 15 ही मान लें, आप 11 साल तो हो गए साहब। अब 11 साल में आप हाई कोर्ट में भी लड़के आया हमारा पक्षकार, वो जो केस हार चुका था, निर्णित ऋणी था जो, वो हाई कोर्ट में उसने अपील भी की थी, हमारा पक्षकार के द्वारा हाई कोर्ट में भी वहां केस लड़ा गया, वहां से भी वो केस हार गया, 1-2 साल वहां लग गए। तो ये इस प्रकार का मामला चलता है सर। अब आप समझ सकते हैं स्थिति की, एक केस जीतना बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका एग्जीक्यूशन हो जाना, क्योंकि वो जीता हुआ केस आपके किस काम का यदि उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है तो इसलिए ये चीज तो एक मेरा पक्षकार भी कह रहा था कि वकील साहब मैंने आज के बाद कान पकड़े, और कभी अब मैं किसी को उधार राशि नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने 10 साल केस लड़ा। अब 10 साल केस लड़ने के बाद मुझे मिला क्या? 9.5 लाख रुपए तो न्यायालय के ही द्वारा जो है कि गुणा भाग करके जो जोड़ के बताए गए थे उसी हिसाब से हो रहे थे। और मेरे द्वारा लगातार 10 सालों से इतनी पीड़ा झेली गई, परेशानी झेली गई। हाई कोर्ट में भी केस लड़ा मैंने, यहाँ भी केस लड़ा मैंने। वो स्थिति उसके लिए बड़ी दुखदायी थी, लेकिन उसने भारी मन से 3.5 लाख रुपए में राजीनामा कर लिया, और वो उसका निष्पादन जो है कि एग्जीक्यूशन इस प्रकार से पूर्ण हुआ। तो ये तो सर मैंने आपको बीच में जानकारी दे दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हम बात कर रहे हैं कि ये वहां पर नंगे के नो ही गिरा बलवान होते हैं सर, एक कहावत सुनी होगी आपने, नंगे के नो ही गिरा बलवान। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पैसा ऐसे व्यक्ति को ही दे जो साधन संपन्न, और उसमें एग्रीमेंट करें तो आप लिखवा भी लें, प्रॉपर्टी का खुलासा करवा लें आप सर, कि यदि मेरे द्वारा ये राशि का भुगतान नियत समय अवधि में नहीं किया गया तो ये मेरी ये संपत्ति है, और उसकी कीमत भी आप निकलवा लें। आप कीमत जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल पे निकलती है, संपदा 2.0 पे जैसे रजिस्ट्रियां होती हैं, तो वहां से भी कीमत का मूल्यांकन किया जा सकता है। वो कीमत उसमें डाल दें कि इसकी कीमत इतनी है, और यदि इस समय पे भुगतान नहीं किया तो या तो इसकी मैं रजिस्ट्री इनको करा दूंगा इतने रुपए, और बाकी के रुपए लेके जो भी आपका तय होता है
या ये इसको बेचकर इनकी राशि वसूल करने के अधिकारी होंगे, तो उसमें आपके हाथ में एक ठोस आधार आ जाता है। अब ये भी नहीं है आपके पास में, तो आदेश 21 नियम 40 जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, आदेश 21 नियम 41, आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 और 3 बड़े कारगर हैं कि यदि वो व्यक्ति आनाकानी करता है, चालबाजियां करता है, आपको परेशान करता है, तो ये आपको अधिकार देता है कि आप कितनी मजबूती के साथ उससे आपके पैसे की वसूली कर सकते हैं, वरना उसको फिर वापस जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद भी उसका पैसे देने का हक समाप्त नहीं हो जाएगा। न्यायालय फिर भी उसकी संपत्ति को कुर्क कराएगा और आपके पैसे दिलाएगा। लेकिन एक जॉली जॉर्ज वर्गीस का एक सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी यही प्रावधान बताए गए हैं। उसका सारांश यही है कि किसी को भी गरीबी के कारण और असमर्थता के कारण यदि वो डिक्री के निष्पादन में उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यदि वो सक्षम है, साधन संपन्न है और उसके बाद भी वो जानबूझकर उसका भुगतान नहीं कर रहा, तब उसको जेल भेजा जाएगा। तो हमारे आदेश 21 नियम 41 के प्रावधान इसी कंडीशंस में लागू होंगे, क्योंकि सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही पता लगेगा कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। तो आइए सर, अब हम आपको उस महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जो बुक में लिखा हुआ है सर, पहले वर्ड टू वर्ड वो पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, ताकि बुक सर्वोपरि है। उसके बाद फिर हमारी ई बुक के अंदर जो हमने उदाहरणों के साथ व्याख्या की, उसमें हम चर्चा करेंगे। इसमें उपनियम 2 में लिखा हुआ है, जहां डिक्री धन के संदाय के लिए कोई डिक्री 30 दिन की अवधि तक अनसेटिस्फाइड रहती है, वहां न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर और उपनियम 1 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा निर्णित ऋणी से, जहां निर्णित ऋणी निगम है, वहां उसके किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की अस्थियों की विशिष्टियों का कथन करने वाला एक शपथ पत्र दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर, न्यायालय ने आदेश कर दिया, 30 दिन बीत गए, 30 दिन में भी उसने पैसे जमा नहीं कराए, तब डिक्रीदार न्यायालय में लिखित आवेदन दे सकता है। उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी वो भी सर मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं। तब न्यायालय में आवेदन देगा और न्यायालय से निवेदन करेगा कि शपथ पत्र पर सर इसकी संपत्तियों को प्रकट करवाया जाए। इसका भी एक प्रोफार्मा दे रखा हुआ है सर, इसके अंत में दिया हुआ है प्रोफार्मा। नेक्स्ट वीडियो में उस प्रोफार्मा पे भी बनाऊंगा आपको, अभी आपको जानकारी दे दूंगा। उस प्रोफार्मा में पूरे कॉलम दिए हुए, उन कॉलमों के आधार पे ही उसको जानकारी को स्पष्ट करना होगा। अब यदि न्यायालय ने आदेश कर दिया कि निर्णित ऋणी उसकी संपत्तियों को शपथ पत्र पर प्रकट करे, निर्णित ऋणी के द्वारा उसकी संपत्तियों को शपथ पत्र पर प्रकट नहीं किया जाता है, तब आता है आदेश 21 रूल 41 का उपनियम 3। इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है 3 महीने का, जो हमारे आज के वीडियो का टाइटल था, जैसे मैंने पढ़ा था वीडियो के प्रारंभ में ही, सावधान संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जाना पड़ेगा 3 महीने जेल, सीपीसी रूल 41। ये हमारे वीडियो का टाइटल है, तो वो आता है सर इसमें बुक में दिया हुआ है 3 नंबर की डेफिनेशन में क्या दिया गया है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उपनियम 2 के अधीन दिए गए कि किसी आदेश की अवज्ञा की दशा में, डिसोबीडेंसी की दशा में, आदेश देने वाला न्यायालय या कोई ऐसा न्यायालय जिसे कार्रवाई अंतरित की गई है, निर्देश दे सकेगा कि आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को सिविल कारागार में उतनी अवधि के लिए जो 3 मास से अनधिक की हो सकेगी, तब तक निरुद्ध किया जाए, जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व न्यायालय उसको छोड़ देने का निर्देश ना दे। ये स्पष्ट प्रावधान सर इसमें दिया गया है। यदि उसके द्वारा उस आदेश की अवहेलना की जाती है, तो न्यायालय उसको 3 माह का सिविल कारागार में भेजने का आदेश देगा, और साथ ही तब तक वो बंद रहेगा जब तक इस 3 महीने के अंदर ही अंदर यदि 3 महीने की अवधि पूर्ण होने से पहले ही न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश दे देता है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वरना वो 3 महीने तक सिविल कारागार में भुगतेगा। और यदि वो संपन्न और सक्षम और मालदार व्यक्ति है, तो उसको पैसे देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो झूठा शपथ पत्र देता है, तो 193 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 192-93 में झूठे बयान देना, झूठे शपथ पत्र देने में 7 साल की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। जब वो उसके दिमाग में सारी बातें आती हैं, तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो तुरंत भुगतान कर देता है। तो इस प्रकार से कानूनी प्रावधान बनाए इसलिए गए हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो वास्तव में गरीब है और हालातों का मारा है और बेचारा है, तो उसके ऊपर यदि माफ भी कर दिया जाए पैसा, तो सर एक बड़े दिल वाले का ये काम है। जैसे कि हमारे पक्षकार ने बड़ा दिल वाला काम किया और 9.5 लाख रुपए की राशि का राजीनामा सिर्फ 3.5 लाख रुपए में कर लिया गया।
बड़े दिल का काम किया है सर उसने। एक मतलब एक व्यक्ति के लिए कहाँ 9.5 10 लाख रुपए की राशि, और कहाँ 10 साल केस लड़ने के बाद 3.5 लाख में वो राजीनामा कर रहा है, तो इसे बड़ा दिल वाला ही तो कहेंगे सर। तो ये उसकी एक महानता थी हमारे पक्षकार की कि वो इसमें संतुष्ट हो गया और उसने हाँ कर ली। वरना वो केस लड़ता न्यायाधीश महोदय के द्वारा। वैसे तो कोई कानूनी आधार नहीं था कि हमारी इजरा को समाप्त किया जाए, क्योंकि 10 साल अगर हो गए थे तो वो हमारे पक्षकार की या हमारी गलती से नहीं हुए थे कि हमने कोई अड़चने उसमें अड़ाई हो। 1 2 साल हाई कोर्ट में लग गए थे उसको, उसके बाद तो फिर हम लगातार तलवाने दे रहे थे, वो भाग रहा था, वो पकड़ में नहीं आ रहा था। अब इसमें हमारा क्या दोष, हमारे पक्षकार का क्या दोष। उसके बाद भी यदि वो किसी कारणवश निरस्त कर दी जाती तो हम दोबारा उसको पेश कर देते, या हाई कोर्ट में उसकी हम याचिका हम लगा देते कि ये जो है कि निरस्त गलत तरीके से की गई। लेकिन उसमें सर और कानूनी उलझने हो जाती और पेचीदगियां हो जाती, क्योंकि एक पक्षकार का मामला सर हमारा अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो सामने वाला जो है कि निर्णित ऋणी, मतलब जिससे पैसे लेना थे वही मर गया। अब आप क्या करेंगे सर। उसके बच्चों को रिकॉर्ड पे लाने का आवेदन लगाया, वो वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी तो वहां पेंडिंग है सर। वो 8 9 साल वहां पे हो गए। तो ये बड़े लफड़े और ये बड़े झगड़े और ये बड़े परेशानियां तब आ जाती हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप दें तो सही तरीके से एग्रीमेंट करें, पूरे जांच पड़ताल के एग्रीमेंट करें। और यदि आपने ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसके पास आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो सर उससे आपकी वसूली होना संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकली उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे खुद के केसों में देखा है, और दूसरे केसों में सर आपने भी देखा और सुना होगा। और वास्तव में अगर कोई गरीब है तो या तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से उसको दान पुण्य कर दें कि भाई मेरी क्षमता ये है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, मेरी ताकत यही है, आप ये पैसे लें और आप जाएं। और फिर वापस लेने की कोई आरजू ना रखें। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसको ये राशि दे रहा हूँ और इस पे इतने परसेंट मुझे ब्याज मिलेगा और इतनी बढ़ के मुझे मिलेगी, तो वो तो मूल सर, ब्याज तो ब्याज और मूल तो मूल, वो फिर भी कुछ कुछ भी ना मिलने की स्थिति पैदा हो जाती है। और एक जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिया, अभी 3 दिन पहले ही उसमें राजीनामा संपन्न हुआ है और उसके द्वारा 3.5 लाख रुपए कोर्ट में जमा करवाए गए। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है सर। मतलब 2014 का फैसला और कहाँ 10 साल केस लड़ना और 9.5 लाख की राशि और कहाँ 3.5 लाख रुपए में ही राजीनामा करना। ये तो उस समय भी किया जा सकता था, पक्षकार अगर चाहता तो। सोचने वाली बात तो ये थी, उस समय भी किया जा सकता था। हालांकि वो पक्षकार उस समय सक्षम था, वो मामले कुछ ऐसे थे कि वो ऑफलाइन रजिस्ट्री होती थी सर उस समय। तो वो उसके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था, वो नाबालिग की जमीन को बेचने का एग्रीमेंट कर दिया गया था हमारे पक्षकार को। नाम खसरे भी उनमें नाबालिग के नाम थी, सरपरस्त ये था। अब नाबालिग की संपत्ति बगैर न्यायालय की अनुमति की बेची भी नहीं जा सकती। अब यदि हमारा पक्षकार से हम एग्रीमेंट का पालन का दावा लगाते भी हैं, यदि आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति होती है, तो आपको सीखने के लिए एक उदाहरण के बतौर में ये बात को बता रहा हूं कि आप नाबालिग के नाम एग्रीमेंट कर लिया, आपने उस एग्रीमेंट के पालन का आपने दावा लगा दिया, तो पहले तो कानूनन रूप से ये वैध ही नहीं है। आप नाबालिग की संपत्ति बिना न्यायालय की अनुमति के ना तो एग्रीमेंट कर सकते हैं ना बेच सकते हैं। अब आपने एग्रीमेंट कर लिया, वो गलत है। अब गलत चीज का आप जो है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अनुबंध पालन का दावा यदि कोर्ट में पेश करते हैं, तो न्यायालय उसमें आदेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो नाबालिग की संपत्ति है, सरपरस्त ये है। तो ये कानून का बेनिफिट्स का फायदा उस निर्णित ऋणी को मिला। अब वो तकरीबन 20 बीघा की समथिंग जमीन थी, वो सक्षम तो था वो, लेकिन अब जो भी हालात परिस्थितियां बने, ये कुछ भाग्यों की भी बात होती है, भाग्य की भी बात होती है, इंसान के नसीब में जो होता है वो होता है। अब वो उसके द्वारा बगैर न्यायालय की अनुमति के ऑफलाइन रजिस्ट्री होती थी उस समय। वो कम टाइप गोदरेज की टाइप मशीन पे वो खट 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 टाइप होती थी हाथों से, वो दौर का जमाना था। उसने वो जमीन बेच दी बगैर न्यायालय की अनुमति के। अब उस समय इतनी बारीकी जांच पड़ताल कहाँ होती थी सर। वो मैंने रजिस्ट्री पढ़ी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि न्यायालय की अनुमति ली गई या न्यायालय की अनुमति का कोई लेटर लगा हो, कुछ नहीं था। वो उसने सरपरस्त बन के ही बेच दिया। वो सरपरस्त बन के बेची तो हमारे पक्षकार के पैसे भी दे सकता था वो। उसके मन में भी कहीं ना कहीं तो बेईमानी थी ही। लेकिन अब वो जो भी हो, उसने अन्य संपत्तियां खरीद ली, दूसरों के नाम खरीद ली, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम। तो न्यायालय उनको भला क्यों कुर्क कराएगा? न्यायालय का यही कहना रहता है कि जो निर्णित ऋणी है, जिसके खिलाफ फैसला हुआ, उसी के नाम की संपत्ति की लिस्ट लाएं तो हम वारंट जारी करेंगे, कुर्क कराएंगे। हमारा पक्षकार भी लाचार और बेबस, और अंत में फिर उसको आप उसको उसकी महानता मान लें, आप जो भी मान लें, उसने 3.5 लाख रुपए में इस हालातों में फिर राजीनामा किया। तो ये स्थितियां बनती हैं सर। मैंने ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड मामला था, इसलिए मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। अब मैं आपको जो बता रहा था कि 3 माह
से जेल में रख सकेगा न्यायालय इस प्रकार के आदेश की अवहेलना अगर वो करता है तो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है आदेश 41, और इसका जो नियम 1 है सर वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी सर डिक्री जो दार है उसके द्वारा आवेदन करने पर ही ये सारी कार्रवाइयां की जाएंगी। ये दोनों धाराओं में लिखा हुआ आदेश 41 के उपनियम 1 और आदेश 41 के उपनियम 2। मतलब आदेश 41 के नियम 1 में लिखा हुआ है कि डिक्रीदार धन के संदाय के लिए वहां डिक्रीदार न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें मौखिक का भी है सर, जो है धारा 1 में, कि यदि निर्णित ऋणी है या कोई वो निगम है तो उसका जो है कि उसके किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की मौखिक परीक्षा की जाए, इस प्रकार का न्यायालय में आवेदन दे सकता है। और मौखिक परीक्षा की जाए और उसके पास कौन कौन से निर्णित ऋणी की ऐसी कौन अन्य जंगम संपत्ति है जो डिग्री की तुष्टि उससे की जा सकती है, वो न्यायालय से जो है कि निर्णित ऋणी या अधिकारी या अन्य जो संपत्ति का साधन है उसकी तुष्टि की जा सकती है, उसकी जानकारी के लिए उसमें न्यायालय आदेश कर सकता है। और उसकी हाजिरी और उसकी परीक्षा के लिए किन्हीं बहियों या दस्तावेजों को पेश किए जाने के लिए आदेश भी न्यायालय कर सकता है। ये तो सर मैंने आपको बुक के अंदर से वर्ड टू वर्ड परिभाषा पढ़ के बता दी। अब इसको सरल उदाहरणों से हम कुछ ई बुक पीडीएफ के अंदर से भी समझ लेते हैं। और मैंने एक जीता जागता उदाहरण भी आपको इसमें इसलिए बताया क्योंकि ऐसे उदाहरण हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि इतनी लंबी समय अवधि, इतना लंबा पीरियड, इतना सब्र और इतना इंतजार और उसके बाद फिर हाथ में क्या आना, जो आपको मालूम है कहाँ 9.5 और कहाँ 3.5 लाख। तो इसलिए एक सीखने वाली बातें हैं सर, समझने वाली बातें हैं। तो अब इसको सरल उदाहरणों से हम ई बुक पीडीएफ के अंदर से देखना है। ये सर लेट्स को आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, सावधान संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जाना पड़ेगा 3 महीने जेल, सीपीसी रूल 41। ये ई बुक है और इस ई बुक का टाइटल भी यही है और मेरे वीडियो का भी यही टाइटल है। और स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर मेरे द्वारा लिख दी गई है, मैं आपको बता दूं और हम सीधी आगे मुद्दे की बात पे चलते हैं। उसके बाद विषय सूची है, ये अध्याय दिए हुए हैं सर। इसमें अध्याय जो मैं आपको वीडियो के अंत में सर इन सबसे परिचित करा दूंगा और प्रस्तावना है। और हम आते हैं सीधी सर मुद्दे की बात पे। जो हमने अभी बुक में से जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें सर टाइप कर दी है और उसकी सरल व्याख्या मेरे द्वारा नीचे की गई है। अब मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो अभी हमने चर्चा की थी वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आदेश 21 नियम 41 निर्णित ऋणी। अब मैं यहाँ बता दूं सर, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि निर्णित ऋणी क्या होता है और डिक्रीदार क्या होता है, डिक्रीधारी क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जब अदालत में कोई मुकदमा पेश किया जाता है उसको कहते हैं वादी, और जिसके खिलाफ मुकदमा पेश किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिवादी। जब वादी केस जीत जाता है तो केस जीतने के बाद वो डिक्रीधारी बन जाता है, और जो प्रतिवादी होता है वो निर्णित ऋणी बन जाता है, उसको निर्णित ऋणी बोला जाता है। और डिक्रीधारी जो है वो वादी बन जाता, वादी जो रहता है वो डिक्रीधारी बन जाता है। तो डिक्रीधारी उस आदेश और डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अदालत में आवेदन पेश करता है, उसको इजरा भी कहते हैं। उसी की कार्रवाई के दौरान आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 और उपनियम 3 का भी उपयोग किया जा सकता है। उपनियम 2 के तहत न्यायालय से वो कह सकता है कि इससे शपथ पत्र पे इसकी संपत्तियों का प्रकट करवाया जाए, मंगवाई जाए लिस्ट सर कि इसके पास क्या क्या संपत्ति है। क्योंकि कई बार लोग चालाकियों से बचने की कोशिश करते हैं, तमाम हथकंडे अपनाते हैं कि हमें किसी भी रूप से जो है कि संपत्ति न देना पड़े। एक ऐसा ही एक उदाहरण है सर, मैं अब बात निकल आई है तो मैं बात बता देता हूँ। मैं मेरे एक पक्षकार के साथ ही जा रहा था एक केस के सिलसिले में, ऐसे ही बात निकली तो उस पक्षकार के द्वारा वो जो जानकारी शेयर की गई मुझसे, आप इसको एक उदाहरण के तौर पे आप मान लें, समझ लें कि लोगों के मन में बेईमानी इस स्तर तक होती है कि वो ये तक सोच लेते हैं। वो बता रहा था कि वकील साहब मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अब वो घोटाला करने वाला, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ सर, मैं काल्पनिक उदाहरण मान लें आप इसको। 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और घोटाला करने के बाद वो जेल चला गया, और जब वो जेल में गया तो जेल में भी वो इतना खुश और संतुष्ट है कि उसकी ये धारणा थी कि क्या होगा, जेल में हूं तो मुझे कोई फांसी तो होगी नहीं, कभी ना कभी मेरी जमानत हो जाएगी।
और जो है कि इसी दरमियान वो उसने उस 7 करोड़ की जो है कि संपत्तियां भी खरीद ली। तो इस प्रकार से भी कई लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि हम अदालत में भी हमारा अदालत क्या बिगाड़ लेगी, जेल हो जाएगी, हम जेल में रहेंगे, उसके बाद भी हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है सर, कानून सबसे बढ़ के है। ये एक आम व्यक्ति की सोच हो सकती है, लेकिन न्यायालय उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त भी कर सकता है, कुर्क भी करवा सकता है, और डिक्रीधारी जिसके पक्ष में फैसला हुआ है उसको न्याय दिलाने का कार्य ही न्यायालय का है। तो ये लोग अपनी सोच छोड़ दें कि वो इस प्रकार के कोई गड़बड़ या घोटाले भी कर देंगे तो अदालत से बच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर हम इसमें, कि जहां डिक्री धन के संदाय के लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है सर इसमें लाल से, वहां डिक्रीदार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके लिए सर, निर्णित ऋणी की, अथवा उस दशा में जिसमें निर्णित ऋणी निगम हो उसके किसी अधिकारी की, अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति की मौखिक परीक्षा की जाए, या क्या निर्णित ऋणी को कोई ऋण शोध्य है, और है तो कौन से हैं, और क्या निर्णित ऋणी की ऐसी कोई अन्य संपत्ति का साधन है जिनसे डिक्री की तुष्टि की जा सके, और है तो कौन से हैं। और न्यायालय ऐसे निर्णित ऋणी ऋणी या अधिकारी या अन्य व्यक्ति की हाजिरी और उसकी परीक्षा के लिए किन्हीं बहियों या दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए आदेश कर सकेगा। ये एक में बताया गया, उपनियम एक में, आदेश 21 रूल 41 के उपनियम एक में। और 2 और 3 में जो हमारे वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित बात है, मैं आपको बता दूं सर, ये वर्ड टू वर्ड जो बुक में मैंने लिखी है सर वही टाइप की है, और हाईलाइट स्पेशली मैंने किया, आप देख लें कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि जहां धन के संदाय के लिए कोई डिक्री 30 दिन की अवधि तक अतुष्ट रही है, मतलब अनसेटिस्फाइड रही है, वहां न्यायालय डिक्री के आवेदन पर और उपनियम एक के अधीन अपनी शक्तियों का पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा निर्णित ऋणी से, जहां निर्णित ऋणी निगम है, वहां उसके किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की अस्थियों की विशिष्टियों का कथन करने वाला एक शपथ पत्र दे। तो ये तो हो गया सर हमारा एफिडेविट देने का। उपनियम 2 में क्या बताया गया है कि उपनियम 2 के अधीन दिए गए किसी, उपनियम 3 में बताया गया है कि उपनियम 2 के अधीन दिए गए आदेश की अवज्ञा की दशा में आदेश देने वाला न्यायालय या कोई ऐसा न्यायालय जिसे कार्रवाई यंत्रित की गई है, निर्देश दे सकेगा कि अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को सिविल कारागार में उतनी अवधि के लिए जो 3 मास से अनधिक की हो सकेगी तब तक निरुद्ध किया जाए, जब तक कि ऐसी अवधि के अवसान से पूर्व न्यायालय उसको छोड़ देने का निर्देश ना दे। तो ये सर आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी का आदेश 21 नियम 41 का मुख्य उद्देश्य डिक्रीदार जिसके पक्ष में फैसला आया है को यह जानने में मदद करना है कि लेनदार मतलब निर्णित ऋणी के पास कौन सी संपत्ति छिपी हुई है, ताकि डिक्री की रकम वसूल की जा सके। तो ये हमारी बुक की सर डेफिनेशन हुई। अब इसी को हम सरल उदाहरणों से हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं नियम 41 के उपनियम 1 में ओरल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आ ने बा के खिलाफ 5 लाख रुपए का केस जीता। बा पैसे नहीं दे रहा है और कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। कोर्ट में आवेदन करेगा कि बा को बुलाया जाए और उससे शपथ पर पूछा जाए कि उसकी आय के स्रोत क्या हैं, और उससे शपथ पत्र पर पूछा जाए कि किन लोगों से उसे पैसा लेना है और उसकी कौन कौन सी संपत्तियां हैं। कोर्ट बा को अपने बैंक खाते या संपत्ति के कागज लाने को भी कह सकता है। यह तो हमारा हो गया रूल 41 का उपनियम 1। अब हम देखते हैं रूल 41 का उपनियम 2, संपत्तियों का शपथ पत्र, एफिडेविट ऑफ असेट्स। यदि डिक्री पारित होने के 30 दिन के भीतर पैसा नहीं चुकाया जाता तो निर्णित ऋणी को कोर्ट निर्णित ऋणी को आदेश दे सकता है कि वो अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण एक शपथ पत्र पर, एफिडेविट पर लिख कर दे। सरल उदाहरण देख लेते हैं हम सर, ऊपर वाले उदाहरण को हम देख लेते हैं। ऊपर वाले मामले में बा 30 दिन तक पैसे नहीं देता तो कोर्ट बा को आदेश देगा अपनी सभी चल अचल संपत्ति जैसे मकान, कार, शेयर, गहने की लिस्ट एक एफिडेविट पर लिख कर दो। उसका ड्राफ्ट भी सर इस बुक के अंदर दिया हुआ है। ये लास्ट में सर दिया हुआ है, मैंने इसको निकाला भी था, मैं आपको बता दिया गया प्रारूप है इसमें। इसी पे उसको जो है कि जानकारी ली जाएगी। ये सीपीसी में दिया हुआ है, मैं इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है संख्याक 16 का निर्णित ऋणी द्वारा अस्थियों के बारे में शपथ पत्र दिया जाना, आदेश
21 का नियम 41 का उपनियम 2। नंबर 16A, एफिडेविट ऑफ असेट्स टू बी मेड बाय अ जजमेंट डिबेटर, ऑर्डर 21 रूल 41(2)। इसमें सारे कॉलम दिए गए हैं, ऊपर न्यायालय का नाम है, उसके बाद डिक्रीधारी और निर्णीत ऋणी है, उसके बाद सबसे ऊपर उसका नाम आएगा और फिर निवास स्थान, पूरा पता जहाँ वो कारोबार करता है, और छठे में है उसकी कि मेरी वर्तमान वार्षिक मासिक साप्ताहिक आयकर देने के पश्चात निम्नलिखित आय उसकी बताई जाएगी। सातवें में जहाँ वो गृह का स्वामी है उसके बारे में है, और आठवें में है कि मेरे पास निम्नलिखित चीजें हैं, जैसे बैंक में खाता, स्टॉक और शेयर, जीवन का विन्यास, पॉलिसियां, गृह संपत्ति, अन्य प्रतिभूति। और नवे में मुझे निम्नलिखित ऋण शोध है, जो भी उसको देना है, मैं समक्ष शपथ लिया गया जो सत्य है, अनपेक्षित शब्द काट दिए जाएं। ये इस प्रकार का एक छपा छपाया ये प्रावधान में दिया गया है सर, ये बुक के अंदर ही इस पे सर उसकी शपथ ली जाएगी। और आदेश 41 नियम 3 में इसी में बताया गया है कि कंपनी के मामले में यदि ऋणी कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर या अधिकारी को यह शपथ पत्र देना होगा। अब नियम 3 में सर इसमें आदेश की अवज्ञा का परिणाम, पेनल्टी फॉर डिसओबीडेंसी, यदि ऋणी नियम 41(2) के तहत शपथ पत्र देने से इनकार करता है या कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। परिणाम, कोर्ट उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सिविल प्रिजन में भेजने का आदेश दे सकता है। इसका एक उदाहरण है सरल कि यदि कोर्ट के बार बार कहने पर भी अपनी संपत्तियों का शपथ पत्र दाखिल नहीं करता तो कोर्ट उसे 3 महीने के लिए सिविल जेल भेज सकता है ताकि वह आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सर, राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी 2021 का फैसला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइन भी दी है, 14 गाइडलाइन, जो मैंने इसी बुक के अंदर लिख के रखी हुई है। आगे यदि समय रहा तो मैं उस पर अभी बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके स्पेशल। जैसे स्वयं संज्ञान स्यूमोटो, कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्रवाई में देरी को रोकने के लिए निष्पादन न्यायालय को नियम 41 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और निर्णीत ऋणी को अपनी संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश देना चाहिए। दूसरा है शपथ पत्र की अनिवार्यता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जैसे ही निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है न्यायालय को ऋणी को शपथ पत्र एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहना चाहिए ताकि वसूली की प्रक्रिया में वर्षों की देरी ना हो। समय सीमा, डिक्री की संतुष्टि के लिए संपत्ति की पहचान जल्द से जल्द की जाना चाहिए। और ये सब आवेदन जो बुक में दिया हुआ है डिक्रीदार के आवेदन द्वारा दिए जाने पर ये एक्टिव होंगे, ये बुक में परिभाषा में सर दिया गया है। ये पूरी इसकी तालिका भी सर इसमें बनाई गई है। आदेश 41 नियम 1, 41(2), सॉरी रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 41 के उपनियम है सर तीनों ये। और ये इसी प्रकार से ये आदेश अध्याय 1 चालू हो जाता है हमारे यहाँ, डिग्री का निष्पादन और आदेश 21 नियम 41 का महत्व। अब हम इसके अध्याय पे चलते हैं। ई बुक के सर, ये ई बुक का पीडीएफ का अध्याय बता रहा हूँ मैं सर, बुक का अध्याय नहीं बता रहा, ध्यान रखना आप। अब हम इसके अध्याय 3 में जो है कि ई बुक के बारे में है, और अध्याय 6 में ड्राफ्ट के बारे में है। तो हम और फॉर्म 16A अपेंडिक्स 1C मैंने आपको बता दिया, और उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर मैं। नेक्स्ट अध्याय 6 में ड्राफ्ट, हम उसको देख लेते हैं। ये अध्याय 6 में सर ड्राफ्ट का प्रारूप दिया हुआ है, मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि न्यायालय का नाम लिखा जाएगा ये, और उसके बाद फिर निवेदन लिखा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पेरा पढ़ देता हूँ कि डिक्रीदार के पक्ष में दिनांक को रुपए की डिक्री पारित की गई और डिक्री पारित हुए 30 दिन से अधिक का समय बीत चुका है किंतु निर्णीत ऋणी ने डिक्री की राशि का भुगतान नहीं किया। डिक्रीदार को पूर्ण विश्वास है कि निर्णीत ऋणी के पास पर्याप्त चल अचल संपत्तियां हैं जिन्हें वह जानबूझकर छिपा रहा है ताकि डिक्री का निष्पादन ना हो सके। पैरा 4 में यह कि न्याय हित में आवश्यक है कि निर्णीत ऋणी को न्यायालय में बुलाकर उसकी मौखिक परीक्षा की जाए और उसे अपनी संपत्तियों का ब्यौरा शपथ पत्र फॉर्म 16A पर देने हेतु आदेशित किया जाए। प्रार्थना आता श्रीमान जी से निवेदन है कि निर्णीत ऋणी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अपनी समस्त एसेट्स का विवरण शपथ पत्र पर प्रस्तुत करने हेतु आदेश देने की कृपा करें। आदेश का पालन न होने पर नियम 41 उपनियम 3 के तहत कार्रवाई करने की कृपा करें। दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर दिया जाएंगे सर इसमें। आवेदन के साथ क्या क्या लगाएं, ये सारी डिटेल जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ में लिखी हुई है। मैं अब सर इसके अध्यायों से आपको परिचित करा देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे चुका हूँ।
और यदि इसके जो ई बुक के अंदर जो अन्य विषय हैं, यदि उनको मैं सभी को इसमें शामिल करूंगा तो वीडियो तो सर तकरीबन 5 घंटे या 6 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने एक ही मुद्दे को पकड़ा है, रूल 41, आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 और 3, जिसमें आदेश 21 के नियम 41 के उपनियम 2 में शपथ पत्र पेश करने का प्रावधान दिया गया है कि जो निर्णित ऋणी है, यदि डिक्रीधारी न्यायालय में आवेदन करता है कि इसकी संपत्तियों का जो है कि शपथ पत्र पे ब्यौरा लिया जाए, तो न्यायालय उसमें आदेश करेगा। और इसी के उपनियम 3 में दिया गया है कि यदि वो अवज्ञा करता है तो उसको 3 महीने का सिविल कारागार में भेजा जाएगा, और जब तक वो बंद रहेगा पूरे 3 महीने ही, यदि 3 महीने के बीच में वो पैसे दे देता है या शपथ पत्र दे देता है तो फिर न्यायालय उसको जो है कि बीच में भी इसको छोड़ सकता है न्यायालय के आदेश से। तो ये हमारी सावधान संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो जाना पड़ेगा 3 महीने जेल, सीपीसी रूल 41। ये डिस्क्लेमर है सर। डिस्क्लेमर में ये है कि सर ये एक शैक्षणिक जागृति के लिए बनाई गई है ये, इसके बाद विषय सूची आती है ये, और इसका उपयोग आप किसी भी अदालत में नहीं कर सकते, किसी भी दफ्तर में नहीं कर सकते। ये एक पीडीएफ है और इस पे आपको अमल करने से पहले आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा जरूर लेना है। ये सारी चेतावनियां भी इसमें मेरे द्वारा लिख दी गई हैं। अध्याय 1 है सर इसका, डिग्री का निष्पादन और आदेश 21 नियम 41 का महत्व। अध्याय 2 में ऋणी की मौखिक परीक्षा, नियम 41 का उपनियम 1 का विश्लेषण। अध्याय 3 में संपत्ति का शपथ पत्र, एफिडेविट एसेट्स, नियम 41(2). अध्याय 4 में आदेश की अवज्ञा और जेल की सजा, नियम 41(3). अध्याय 5 में सुप्रीम कोर्ट का मार्गदर्शन और लैंडमार्क जजमेंट, राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी 2021, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, उसके बाद प्रस्तावना चालू होती है सर हमारी, और ये पूरी ई बुक है जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल में कर रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ डिटेल जानकारी है। जजमेंट भी मैंने इसमें प्रिंट आउट कर रखा है। पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर क्या दिया गया है, ये जानकारी मैंने आपको इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से इसीलिए दी है ताकि आपको पता लग सके कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसको खरीदने से पहले आप वीडियो में मेरा पूरा वीडियो देख लें और इसको सुन लें, समझ लें, और उसके बाद यदि लगता है आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तब आप इसको परचेस ना करें, क्योंकि जब आप इसको लिंक से परचेस करने जाएंगे तब ये वीडियो के अंदर की जानकारी वहां नहीं मिलेगी। वहां डिस्क्रिप्शन में सिर्फ अध्याय, प्रस्तावना, डिस्क्लेमर यही मिलेगा। और जब आप 199 रुपए का भुगतान कर देंगे तब ये आपको पूरी पढ़ने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। उस पर डाउनलोड लिखा होगा, आप उस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन आप भुगतान करने के बाद पढ़ेंगे वहां पे, जब खरीदने आप जाएंगे उस वेबसाइट पे मेरी। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर से पूरी जानकारी ई बुक के अंदर से दी है, और मैं मेरे हर वीडियो में सारी जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से इसलिए देता हूं ताकि आपके सामने ये बात बिल्कुल ओपनली आपको पता लग जाए कि आखिर इसके अंदर क्या मैटर है, क्या लिखा हुआ है इसमें, और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकें कि क्या हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरा सर आपसे यही कहना है कि मेरा बताने का भी मकसद यही है कि आप देख लें, सुन लें, समझ लें, और लगता है कि आपके लिए उपयोगी तभी आप खरीदें। मेरे कई व्यूवर्स के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि उनको पीडीएफ उन्होंने खरीदा और उनको जो है कि उससे काफ़ी कानूनी जानकारी या उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई, ऐसे कुछ लोगों के द्वारा मुझे बताया भी गया था। तो उससे सर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ई बुक पीडीएफ जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक पीडीएफ है ये, और ये विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह है। और ये एक बेमिसाल, एक जिसे आप कह लें बेमिसाल, और जो है कि मिलना मुश्किल है एक जगह ये, इसको बेमिसाल ही कह लें आप, क्योंकि ये विभिन्न कानूनों को एक जगह में इकट्ठा करके लाता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। ये दावा नहीं है सर, क्योंकि अंतिम फैसला तो जज साहब के द्वारा ही किया जाएगा। वकीलों का कार्य है पैरवी करना, केस हारने जीतने की गारंटी लेना वकीलों का कार्य नहीं होता है सर। वकील अपनी फीस लेता है, मुकदमे में पैरवी करता है। आपके जो भी फैक्ट हैं कोर्ट में जज साहब के सामने वो रख देगा, फैसला फिर जज साहब करते हैं। तो ये पीडीएफ है और ये मेरा वीडियो है, खाली आपको कानूनी जानकारी प्रदान करना है, क्योंकि बुक के अंदर लिखी हुई है, लेकिन एक आम व्यक्ति और एक आम जनता तक कानूनी जानकारी कैसे पहुंचे, तो उसी मकसद से ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको पता लग सके कि यदि आपका भी पैसा आपने किसी को दिया है
और वो सामने वाला बेईमान है, साधन संपन्न भी है और बड़ा कपटी और चालाक भी है और आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो ऐसी दशा में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है रूल 41 का आपके लिए, आदेश 21 का, नियम 41 का उपनियम और 2 और 3। आप तुरंत इसका इस्तेमाल करें। इधर आप केस जीते, आपने इजरा पेश किया आदेश 21 नियम 11 के तहत कोर्ट में, 30 दिन का समय हो चुका है, उसने न्यायालय ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी नहीं दे रहा है, आप तुरंत आवेदन लगा दें आदेश 21 नियम 41 के उपनियम 2 के तहत। ड्राफ्टिंग मैंने आपको पढ़ के बता दी है, ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मौजूद है। फौरन न्यायालय से निवेदन कर दें आप, न्यायालय उसमें आदेश करेगा भाई शपथ पत्र पे लेके आओ। अब वो कहाँ छुपाएगा, अब वो अगर यहाँ भी चालाकी करता है, यहाँ भी वो चालबाजी करता है और ये सोचता है कि मैं झूठा शपथ पत्र दे दूं, तो अब वो जब केस लड़ चुका है, 1-2 साल केस हार चुका है, तो निश्चितता किसी ना किसी वकील साहब के तो संपर्क में है ही वो। फिर वो वकील साहब के पास जाएगा, फिर वो बात करेगा कि वकील साहब आप तो लिख के दे दो कि मेरे पास कोई संपत्ति ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। फिर वकील साहब उसको बताएंगे कि भैया 7 साल की जेल हो जाएगी तुम्हें। धारा 191 और 92 भारतीय दंड संहिता 1860, अब ये तब्दील हो गई है सर, BNS 2023 हो गई है, उसमें धाराओं को तब्दील करके दूसरा कर दिया गया है। लेकिन मैं एक बतौर उसके आपको वही बता रहा हूँ, धारा 7 साल की सजा हो जाए, फिर उसकी अकल ठिकाने आती है, अरे मैं तो उलझ जाऊंगा, अरे आप तो लिख के दो। अब वो सोचता है कहाँ लिख के दूं मैं, फिर वो जाता है वो उसके पास, डिग्रीधारी के पास, कि भाई साहब जो आपका पैसा, आप तो रफा दफा करो, आपका पैसा लो, केस खत्म कराओ। तो कहीं जाके फिर मामला आता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ सर कि नंगे के नोई गिरह बलवान होते हैं, इसलिए पैसा दें तो आप पूरा एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पे करें और उसमें सभी बातें लिख लें, खास तौर से संपत्ति को। और ये भी देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संपत्ति न्यायालय से जो है कि कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति तो नहीं है, इसका भी आप ध्यान रख लें। क्योंकि 5 एकड़ भूमि, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, वो डिग्री के एग्जीक्यूशन में जो है कि नीलामी नहीं की जाती है। 5 एकड़ मतलब तकरीबन 8-9 बीघा जमीन हो गई, आप मान के चले। तो ये भी आप ध्यान रख लें सर आप, हाँ, क्योंकि आप केस भी जीत गए और फिर आपके हाथ में अंत में क्या आया, कुछ नहीं आया। एक मैंने उदाहरण वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था, मैंने खुद ने उसमें पैरवी की सर, 10 साल तक, 12 साल तक केस भी जीत गए एग्जीक्यूशन में, फिर अंत में क्या आया निकल के कि वो 3.5 लाख रुपए में राजीनामा उसको करना पड़ा। 9.5 लाख रुपए तक हो गए थे सर उसको न्यायालय में, वो 6% वार्षिक इंटरेस्ट जो न्यायालय देता बढ़ते बढ़ते, और तमाम खर्चे दूसरे जोड़ के। लेकिन अंत में उस पक्षकार को, हमें, हमारे पक्षकार को क्या मिला, ये तो उसका एक बड़ा दिल था, बड़ा दिल वाला था वो हमारा पक्षकार, एक उसकी महानता थी कि उसने इतनी कम राशि में भी संतोष कर लिया। वरना बड़ा मुश्किल होता है सर इंसान को अपने मन को, अपने दिल को समझाना कि यार मेरी इतनी मेहनत की कमाई और 10 साल तक मैंने जूते घिसे, चप्पल घिसे, हाई कोर्ट तक मैं लड़ के आया और मेरे पैसे भी खर्चा हुए और मेरे हाथ में वो क्या, वही। तो एक, ये मैं आपको एक बतौर एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप ऋण देते हैं किसी को, तो आप संपत्ति की पहले ही जांच कर लें, उससे सारे ब्यौरे मंगा लें कि भाई साहब आपकी क्या क्या संपत्ति पहला मेरे को बता दो आप, क्योंकि ये पैसे आप अगर नहीं दोगे तो मैं आपसे वसूलूंगा कैसे। अगर आप, आज तो हमारे अच्छे संबंध हैं, कल से हमारे संबंध बिगड़ गए, आपने हमारे घर के सामने से निकलना बंद कर दिया, हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमसे बातचीत करना बंद कर दिया, हमने मांगा तो, और आप लड़ाई झगड़े पर आवाज़ होने लग गए, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो आप शो करें, आप तो आप पहला बात कर लें, एग्रीमेंट करें विधि अनुसार, और एग्रीमेंट में पूरी संपत्ति करें और उसमें सारी शर्तें लिख लें कि नहीं दी तो इसको बेच के वसूल करने का अधिकार होगा, या फिर ये मुझे इतनी राशि और दे दूंगा तो ये मैं इनको बेच दूंगा, जो भी आपकी शर्त हो, ये बिल्कुल कर ले सर आप। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी राशि डूब भी सकती है। आप इस भरोसे ना बैठें कि अदालत में हम दावा लगाएंगे और वहां से जीत जाएंगे और फिर उसका एग्जीक्यूशन होके हम ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे, आपको सर क्या मिलेगा, आपको हम क्या मिलेगा, आप समझ सकते हैं, यदि उसके पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप। एक उदाहरण, एक अंतिम मामला ये होगा कि आप उसको जेल पहुंचाने का करेंगे, तो अब कितने साल, 8 साल 9 साल आप केस लड़ेंगे, खाली 3 महीने वो जेल में रहकर आ जाएगा और फिर जेल से फिर वापस बाहर आ जाएगा, फिर आप एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर वही खेल चलेगा। जीवन कितना लंबा है आपका सर, 12-12 साल, 15-15 साल की अवधि यदि एक ही टर्म में आपने निकाल दी, 15 को 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, क्या आप उम्र भर यही काम करते रहेंगे क्या, कितनी बार उसको क्या करेंगे आप सर। फिर अंत में फिर आपको या तो मूल राशि पे समझौता आप करें या फिर आप उम्र भर लड़ते रहें। तो इसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आप एग्जीक्यूशन, मतलब पैसे देने से पहले ही संपत्ति की जांचें कर लें। और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी बता दिया था, ये जो आवेदन मेरे द्वारा पेश किया गया था,
उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दूं मैं। ये प्रैक्टिकली आवेदन पेश किया गया था, मैंने आपको आवेदन की ड्राफ्ट तो इसमें से बता दी। ये आवेदन आप देख रहे हैं, हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं, नए अधिवक्ता हैं, उनके लिए सीखने के लिए बड़ा अच्छा है। और जो विधि के छात्र हैं और एक आम व्यक्ति के लिए भी सर, अगर आप घर बैठे मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने भी किसी को पैसे दे रखे हैं और आप भी परेशान हैं, वो आपको चकमे पे चकमे दे जा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, तो आपके लिए बड़ा उपयोगी है मेरा वीडियो सर। आदेश 21 नियम 41 आप याद रख लें इस आदेश को। आदेश 21 नियम 41 का उपनियम 2 और उपनियम 3 याद कर लें, आप डायरी में नोट कर लें। और यदि आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति है तो आप इसके तहत तुरंत आवेदन पेश करें, जज साहब से निवेदन करें और उसको 3 महीने का सिविल कारावास में भेजने का निवेदन करें। तब संभव है आपके पैसे की वसूली हो जाएगी, क्योंकि कानून में प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रयास है, कोशिशें हैं सर। अब मैं आपको आवेदन की ड्राफ्ट में बता देता हूँ। ये भी सर वही आवेदन है जो मैंने आपको अभी ड्राफ्टिंग में बताया था, वही ड्राफ्टिंग मैंने इस आवेदन में भी किए। 10 रुपए का टिकट लगा के हमने पेश किया था इजरा के एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के दौरान। आदेश 21 नियम 11 के तहत जो हमारी इजरा विचाराधीन थी, वही इसमें ड्राफ्टिंग है। ये कुल 2 पन्नों में किया गया था, वही प्रार्थना हमारे द्वारा की गई थी जो मैंने आपको बताया था। हमने निवेदन किया था इसमें न्यायालय से कि राशि इससे जो है कि उसकी जो चल अचल संपत्ति है और जो भी देनदारियां हैं और जो भी उसका मकान जमीन है, बैंक शेयर है, उसको जो है कि उसकी शपथ ली जाए, शपथ पे और न्यायालय में प्रस्तुत करे वो शपथ पत्र पे, ही हमने मांग की थी। लेकिन मामला ये था कि सर उससे पहले ही वो जो है कि राजीनामा हो गया, क्योंकि स्थितियां बड़ी अजब और गजब थी। क्योंकि वो जिस समय उसने पैसा लिया था उस समय तो वो 20 बीघा का मालिक था उस समय तो वो। लेकिन ये जो 10 साल की अवधि थी, उस 10 साल की अवधि में वो इस डिक्री की जो राशि है इसको ना देना पड़े, इस उद्देश्य से ही उसने उसको विक्रय भी कर दिया था। उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चला गया था। वहां पे उससे कम संपत्तियां खरीदी, वो संपत्तियां भी खरीदी तो उसकी बीवी बच्चों के नाम खरीद ली। वर्तमान में स्थिति थी कि वो कुर्की योग्य कोई संपत्ति नहीं थी उसके पास। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है सर? तो ऐसी स्थिति में यही किया जा सकता है कि हम खुद सावधान रहें, हम खुद सचेत रहें और पैसा देने से पहले हम इस बात की जानकारी ले लें कि सामने वाले के पास पर्याप्त उसको चुकाने का संपत्तियां है या नहीं। यही सबसे बेस्ट रास्ता है। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और ई बुक पीडीएफ के अंदर से भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मौजूद है। तो नेक्स्ट वीडियो सर मैं अब ड्राफ्टिंग पे बनाऊंगा स्पेशल, उसमें फार्म 16A जो शपथ पत्र के द्वारा भरा जाएगा उसका भी मैं जानकारी दूंगा। और स्पेशली इसी पे मैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है उसमें जो 14 निर्देश जारी किए गए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उन पे भी मैं प्रकाश डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।